नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आज से जो है लगभग 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में जो फरवरी 17 से स्टार्ट होने वाला है, तो लगभग अब 30 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या है, अब विद्यार्थियों के थोड़े से घबराहट बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक में आता है तो विद्यार्थियों का क्या है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो असल में मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके क्या होते हैं, घबराहट थोड़ी सी होने लगती है, उन लोगों को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो ये स्वाभाविक है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ना ही पढ़ रहे हैं तो उनको कोई चिंता होने वाला बात नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर चिंता होता है, घबराहट होता है। तो क्या होता है, इस घबराहट में क्या करते हैं बच्चे, ये अपना पढ़ाई जो 30 दिन के अंदर में है उसको ख़राब कर लेते हैं। क्या करते हैं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घबराहट बढ़ जाता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना दिन से मेहनत करते आए हैं। तो ये जो घबराहट है आपकी पढ़ाई को क्या कर देगा, क्या करते हैं, कम कर देगा। कम करेगा तो आपका मनोबल टूटेगा और एग्ज़ाम गड़बड़ाएगा। तो अभी आप जो है घबराहट को क्या करिए, कम करिए। उसको कहिए कि अभी जाओ, हमको पढ़ाई करने दो। बस आप एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और बाहर से जो बातें आ रही है कि एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा, उस सबको इग्नोर करिए। अगर आप अभी से, ये हाल सबका है, ये जो घबराहट वाली हाल है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके पास घबराहट है। तो जो बच्चे इसको कम कर लेते हैं और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखते हैं, वही जाकर के जो है एग्जाम में अच्छे से क्या करते हैं, एग्जाम दे पाते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। घबरा करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो होगा वो मार्क्स किस पे डिपेंड करेगा, जितना आप रिवीजन करेंगे अभी से, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी पर आपका जो है मार्क्स डिपेंड करेगा। तो अगर आप घबरा करके बैठे रहेंगे तो मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर आप घबराहट को दूर करके पढ़ाई पर अगर लगे रहेंगे तो आपका क्या होगा, वो सारा का सारा जो है सिलेबस बढ़िया से रिवाइज होगा और आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो अभी बस एक ही काम करना है आपको, कि आपको एकदम फोकस्ड होकर के इस 30 दिनों के अंदर में अपने पूरे कंटिन्यू पूरे के पूरे जो भी फुल सिलेबस है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको इफेक्टिव पढ़ाई करना है। इफेक्टिव पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, टारगेट बनाइए कि हमारे पास इतना सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर का लिस्ट लिखिए। जैसे विज्ञान लिखिए, विज्ञान के अंदर में जो 12-13 चैप्टर है उस सब का नाम लिखिए। और इस तरह से चैप्टर्स का, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए और किसको किस दिन पढ़ेंगे उसको बांट लीजिए और उसके हिसाब से टारगेटेड होकर के क्या करिए, पढ़ाई करिए। उसको कहते हैं टारगेटेड एंड इफेक्टिव पढ़ाई, मतलब वो प्रभावी पढ़ाई होगा। और नहीं, अगर इस तरह से आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंधेरा में पढ़ाई आपका जाएगा और लास्ट तक देखिएगा कि आधा भी रिवाइज नहीं हुआ है, आधा से ज़्यादा सिलेबस क्या है, बचा हुआ है। फिर ऐसे ही एग्जाम देने बच्चे चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बना करके, टारगेट बना करके कि इतना हमारे पास सिलेबस है, इतना चैप्टर है और हमको इतने दिन में क्या करना है, रिवाइज करना है। और अभी के टाइम में जो है आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। रिवीजन पर ध्यान देने का मतलब ये है कि अभी जो है बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर कहीं पर भी मैराथन चल रहा है, लाइव चल रहा है, कोई 500 MCQ 600 MCQ लेकर के लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है, तो आपका जो आप अगर खुद से रिवाइज नहीं करेंगे तो वो याद रहता नहीं है, जो यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं वो याद रहता नहीं है। तो इफेक्टिव पढ़ाई करिए, यूट्यूब पे पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, तो एक चैप्टर जो है आपको यहाँ पर जो है 30 मिनट 40 मिनट के अंदर में आपको ये वीडियो जो है आपके पास चला जाएगा। तो 30-40 मिनट अगर आप खपत करते हैं तो आपको तो ये तो है कि आपका ये एक चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा, ये एक चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से इफेक्टिव और टारगेटेड पढ़ाई की, आपको लगा कि हमने 40 मिनट खर्च किया तो हमने क्या पाया, तो ये एक चैप्टर जो है हमारा इतिहास का खत्म हो गया। लेकिन वो MCQ से क्या होता है, वो आपको पता नहीं लगता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। 1 का B, 2 का C, 3 का C, 4 का D करते रहते हैं और वो अंधेरा में पढ़ाई होता है। वो पढ़ाई जो है आपको अंधेरा में ले जाएगा। तो इस तरह से क्या करिए, आपके इस प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियोज़, एक एक चैप्टर के सारे वीडियोज़ आपको बना करके क्रैश कोर्स में दिए गए हैं। उसको क्या करिए, देखिए जा करके कि साइंस में 12-13 वीडियोज़ हैं, तो उसको बना लीजिए कि हम इस 12-13 वीडियोज़ को क्या करेंगे, 12-13 दिनों में एक वीडियोज़ करके हर चैप्टर से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका पढ़ाई भी होगा, समझ में भी चैप्टर आएगा और रिवाइज भी होगा। जब तक आप इसको 3-4 बार 5 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ध्यान में, दिमाग में रहेगा नहीं। और जब तक नहीं रहेगा तो आपका एग्जाम सही से नहीं जाने वाला है। तो रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर यूट्यूब पर समय नहीं बिताना है और इफेक्टिव और टारगेटेड पढ़ाई करना है। अभी के टाइम में टाइम टेबल और शेड्यूल बना करके कि कितना चैप्टर हमको पढ़ना है, उस हिसाब से, तब आप में क्या होगा, भटकाव नहीं होगा। अगर ये पता नहीं होगा कि कितना पढ़ना है आज के दिन में, तो आप में क्या आ जाएगा, भटकाव आ जाएगा। तो जो है आज जो है आपका अगला चैप्टर है, इतिहास का तीसरा चैप्टर है आपके पास। ये तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये तीसरा चैप्टर है। तो जैसे हम इतिहास पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमने कितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं आपके दिमाग में होने चाहिए कि अभी तक आपने 2 चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ाए हैं।
तो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम कितना है, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही दर्शाता है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद हुआ था। राजाओं को हटा करके क्या किया गया था, मतलब कि लोगों के जो जनप्रिय नेता हैं उनके हाथ में शासन आया था, राष्ट्र का एकीकरण हुआ था। तो ये बात आपने देखा था पहले चैप्टर में कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। इसके बाद आपने पढ़ा कि समाजवाद और साम्यवाद। जब आपने देखा कि यूरोप में गरीबी और अमीरी की क्या बढ़ गई, खाई बढ़ गई, कोई बहुत अमीर हो गए, कोई बहुत गरीब हो गए, तो उस परिदृश्य में क्या आया, एक कॉन्सेप्ट आया समाजवाद और साम्यवाद, तो वो खत्म हुआ। इसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर है वो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन तो पहले यूरोप में हुआ, यूरोप के बाद हिंद चीन में भी आया। तो इस तरह से आपका तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये हिंद और चीन, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लोग बच्चे शुरू में क्या समझते हैं, हिंद मतलब हिंदुस्तान और चीन मतलब चाइना। तो चीन में, ये हिंदुस्तान और चीन में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में बताएगा। नहीं, यहाँ पर हिंद चीन का मतलब जो है वो अलग है। हिंद चीन का जो मतलब है आपके पास, ये एक अलग कंट्री था। अभी के टाइम में जो है यहाँ पर जो है लाओस, वियतनाम, ये सब जो कंट्रियाँ हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये 3 कंट्रियाँ अगर आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड का नक्शा होगा आपके घर में लगा हुआ, तो उसमें देखिएगा या गूगल करिएगा, तो म्यांमार के बगल में आपको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश मिलेंगे। तो उसी को पहले हिंद चीन कहा जाता था। हिंद चीन क्यों कहा जाता था, तो उस पर हिंदुस्तान का भी प्रभाव था, हिंदुस्तान के भी कल्चर का क्या था, उस पर प्रभाव था, और चीन के भी कल्चर का। वो देखिएगा ऊपर में उस नक्शा में, वो जो क्षेत्र है उसके ऊपर में चीन है और उसके बगल में जो है भारत है, तो भारत का भी उस पर प्रभाव था और ऊपर से चीन का भी प्रभाव था, इसलिए उस क्षेत्र को हिंद चीन कहते थे। तो हिंद चीन में जब राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ तो सारे के सारे राष्ट्र जो हैं, वो सारे के सारे जो है एकीकरण हुआ उस राष्ट्र का, हिंद चीन राष्ट्र का एकीकरण हुआ और 3 भाग में क्या हो गया, टूट गया। इसी से 3 ठो देश बना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो वो क्षेत्र जो है अभी हिंद चीन वाला, वो दूसरे नाम से जाना जा रहा है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। पहले इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। तो उसी में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, उसी को हमको पढ़ना है। यहाँ हिंदुस्तान यार चीन का बात नहीं किया जा रहा है, हिंदुस्तान और चीन का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये पहला बात आप दूर कर लीजिए कि ये हिंद चीन एक पहले दूसरा देश था, उसके बाद वो 3 टुकड़ा में टूट गया, उसका अलग अलग नाम हमने आपको बता दिया। तो देखिए वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ, हिंद चीन का भौगोलिक स्थिति पहले समझिए। वही बात आपको समझाएगा कि ये हिंद चीन भौगोलिक स्थिति में कहाँ पर है, नक्शा में आपके पास कहाँ है। तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे ये जो हमारा एशिया है, एशिया जो है हमारे दक्षिण के तरफ है, भारत जो है हमारा दक्षिण के तरफ है। एशिया जो है मतलब एशिया का दक्षिण वाला भाग जो भारत है हमारा दक्षिण की तरफ है। पूरे के पूरे उत्तर की तरफ कौन है, रसिया का कुछ पार्ट है, फिर चीन है, वो उत्तर की तरफ है। उत्तर से नीचे की तरफ आइएगा दक्षिण की तरफ तो भारत मिलेगा। अब भारत के भी नीचे में इधर के पार्ट में देखिएगा आप, तो वो क्या हो गया, दक्षिण और पूरब के कोना में जो देखिएगा, मतलब नीचे और पूरब की तरफ अगर देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, म्यांमार के बगल में ये तीनों क्षेत्र मिलेंगे आपको। तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। इसके उत्तरी सीमा पर चीन है, अब पश्चिम में क्या है, म्यांमार है। मतलब उत्तर में क्या है, ये क्षेत्र जो है हिंद चीन का, इसके उत्तर में चीन है और इसके पश्चिम में जो है इधर के तरफ जो है वो म्यांमार है। तो ये बात आप समझ गए कि ये 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्र है और इसके अंदर में अभी वर्तमान में जो है 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हिंद चीन वर्तमान में कितने देश हैं हिंद चीन में, तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 3 देश में जो हैं ये हिंद चीन जो पहले नाम से जाना जाता था वो बट गया है। तो इस बात को आप समझ गए। और यहाँ पर उत्तर में चीन है और पश्चिम में इसके म्यांमार है। तो ये बात भी आप समझ गए। हिंद चीन इसको क्यों बोलते थे, तो इस पर हिंदुस्तान का भी प्रभाव था और चीन का भी प्रभाव था, इसके कारण इसको बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो फ्रांसीसियों का इस पर क्या था, कब्जा था। जैसे हम लोगों पर इंग्लैंड यानी ब्रिटेन वालों का कब्जा था, उसी तरह से यहाँ पर जो है फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांस वालों का यहाँ पर जो हिंद चीन वाले क्षेत्र में क्या था, कब्जा था। फ्रांस ने सबसे पहले 1858 में वियतनाम में प्रवेश किया। 1858 ईस्वी में फ्रांस जो है सबसे पहले वियतनाम में प्रवेश किया। अगर आप भारत वाला पढ़े होंगे इतिहास तो आप पढ़े होंगे कि 1857 में हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद 1 साल बाद यानी 1858 में वियतनाम में प्रवेश किया गया। 1880 के दशक तक उन्होंने वियतनाम और कंबोडिया पर पूर्ण नियंत्रण क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। मतलब 1880 देखिए कितना साल हुआ आपको, लगभग में 22 साल के अंदर में क्या कर लिया, वियतनाम और कंबोडिया ये दोनों देश को क्या कर लिया, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
और 1893 में लाओस को उनके अधीन हो गया, लाओस उनके भी अधीन हो गया। मतलब 1893 तक आते आते लाओस पर भी क्या कर लिया इसने, अपना नियंत्रण कर लिया। यानी पूरे हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का क्या हो गया, मतलब वियतनाम, कंबोडिया और सबसे लास्ट में आकर के लाओस, यानी तीनों देश पर क्या हो गया, प्रभुत्व हो गया। यानी पूरे हिंद चीन पर क्या हो गया, प्रभुत्व हो गया। मतलब हिंद चीन वाले लोग क्या हो गए, इनके गुलाम हो गए। अब क्या किए, ये गुलाम बनाए तो क्या क्या करने के लिए, वहां से धन लूटने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए। तो आर्थिक शोषण हुआ इनका। पर फ्रांसीसियों ने वियतनाम को चावल और रबर का प्रमुख निर्यातक बनाया और उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और रबर बागानों में बंधुआ मजदूर यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल किया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल किया इन्होंने। मतलब कि वहां पर क्या करते थे, जो भी खेती होने वाला चीज है जैसे रबर या चावल वहाँ के प्रमुख फसल थे, तो उसका निर्यात को क्या किया, बढ़ाया। वहाँ पर रबर का उत्पादन और चावल का उत्पादन ज़्यादा करवाया और वहाँ से दूसरे अपने देश में या यूरोप के विभिन्न सारे देश में क्या किया, भेजना स्टार्ट किया, निर्यात करना स्टार्ट किया। उससे जो मुनाफा होता था वो फ्रांस वाले कमाते थे, फ्रांस वाले अपने देश ले जाते थे। और वो जो रबर का बागान, रबर का पेड़ होता है, तो पेड़ के बागान होते हैं, तो रबर के बागान में बंधुआ मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर उसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। बंधुआ मजदूर मतलब उसको गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाते थे कि इतना में तुमको सारा का सारा काम करना है, इतने साल तक वहाँ काम करना ही है, 10 साल का कर लेते थे, उसके साथ बॉन्ड साइन करवा लेते थे या कुछ करवा लेते थे। उसको कहते थे बंधुआ मजदूर, कि 10 साल तक तुमको वहाँ काम करना ही है। तो बंधुआ मजदूर यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल उन्होंने किया और वहाँ का आर्थिक शोषण इस तरह से किया। फिर क्या हुआ, औपनिवेशिक शिक्षा और प्रतिरोध। वहाँ पर उन्होंने जब किसी चीज़ को गुलाम बनाते थे तो वहाँ से तो लूटते ही थे, धन जो लूटते थे और वहाँ पर अपनी शिक्षा जो है वो भी वो थोपते थे कि हमारा शिक्षा ये लोग पढ़ेगा तो हमसे क्या करेगा, मेल जोल बढ़ाएगा, हमारे काम को ये क्या करेगा। मान लीजिए अगर हमारा भाषा इंग्लिश है तो हम भी चाहेंगे कि दूसरे को क्या सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं, या हमारा भाषा हिंदी है तो दूसरे को भी क्या सिखाएं, हिंदी सिखाएं। तो वो हिंदी सीखेगा तो हमारे काम को वो क्या करेगा, आसानी से करेगा, हम जो काम देंगे वो तुरंत कर लेगा। तो वो क्या करते थे, अपनी शिक्षा देना चाहते थे। तो औपनिवेशिक शिक्षा और प्रतिरोध, तो उस शिक्षा का क्या होता था, प्रतिरोध भी होता था। जैसे इंग्लैंड वाले आए तो हम लोगों पे इंग्लिश थोप दिए कि अंग्रेजी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो अंग्रेजी हम लोग, हमारा हिंदी कल्चर में भी क्या करना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन वाले जब आए तो अंग्रेजी में जो शिक्षा दीक्षा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अभी भी बहुत सारा जो है सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में ही पहले होता था, अब हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा का उद्देश्य, फ्रांसीसी चाहते थे कि स्थानीय लोग उनकी संस्कृति अपनाएं ताकि वे प्रशासन में मदद कर सके। क्यों, फ्रांसीसी लोग क्या चाहते थे, तो स्थानीय लोगों को उनकी संस्कृति अपनाएं, वहाँ के जो कपड़ा, फ्रांस वाले जो जैसे कपड़ा पहनते थे, जैसे वेशभूषा रखते थे वैसा रखे, जो शिक्षा ग्रहण करते थे वही शिक्षा ग्रहण करे, जिससे कि उनका काम क्या हो, आसान हो जाए। उनकी संस्कृति अपनाएं ताकि वे प्रशासन में क्या कर सके, मदद कर सके, प्रशासन में भी मदद करे। तोकिन फ्री स्कूल 1907, यह स्कूल जो है पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए खोला गया था। तो यहाँ पर एक स्कूल भी खोला गया जिसका नाम था तोकिन फ्री स्कूल। इस स्कूल का नाम था तोकिन फ्री स्कूल, 1907 ईस्वी में से खोला गया था और इसमें पश्चिमी ढंग के शिक्षा यानी यूरोप वाले जो शिक्षा थे उसको दिया जा रहा था, यूरोप महादेश वाला शिक्षा यहाँ पर दिया जा रहा था। इसमें वियतनामी बच्चों को अपनी पारंपरिक चोटी काटने, वियतनामी बच्चे सिखा रखते थे चोटी, भारत में भी लोग रखते हैं, चोटी रखते हैं, सिखा रखते हैं। वही प्रभाव तो उस पर भी था, वही भारत वाला प्रभाव, इसीलिए उसको हिंद कहा जाता था। चीन वाला था तो चीन, हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था उसको, हिंद चीन वाला क्षेत्र कहा जाता था उसको, क्योंकि दोनों तरफ का प्रभाव था। तो चोटी रखते थे तो चोटी काटने के लिए कहा जाता था और पश्चिमी कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। वही वाली बात है, जैसा मतलब कि हम चाहेंगे कि हमारे जमात में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शराब पीते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग शराबी हो, तो हमें क्या मिलेगा, फ़ायदा होगा, या हमें उसके साथ बात करने में अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है आपको, लोग क्या चाहते हैं, अपने जमात को क्या करना, बड़ा करना, कि हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, शामिल हो। अगर मतलब कि कोई चोर है, आप बीच में वो साधु के साथ दोस्ती करना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चोर के साथ हमारी क्या हो, दोस्ती हो। तो वही ये लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेशभूषा, पहनावा, संस्कृति को क्या करें, अपनाएं, तो उससे हमें काम करने में भी सहायता होगा और हम यहाँ पर फास्ट काम भी कर पाएंगे और आर्थिक शोषण कर पाएंगे और ज़्यादा कमा पाएंगे। अगर भारत उस तरह का वेशभूषा या भाषा नहीं अपनाएगा तो क्या होगा, वो प्रतिरोध करेगा, मतलब कि उससे काम करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो दूसरे भाषा में बात करेगा। तो वही वाली बात है, बच्चों को अपनी पारंपरिक चोटी काटने और पश्चिमी कपड़े पहनने के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। तो इस पर छात्रों का विरोध हुआ, छात्र परेशान हो गए। अभी जो है हम आपको मान लीजिए कि मीडियम कर दें कोई दूसरा भाषा, कोई
जापानीज़ भाषा यहाँ पर क्या कर दी, जापानीज़ भाषा में ही पढ़ाई होगी या चीनी भाषा में ही क्या होगी यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो आप विरोध करिएगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आप जीवन भर पढ़े हैं, बोले हैं मान लीजिए हिंदी या बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत इंग्लिश, तो क्या होगा, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश या हिंदी तो समझ लीजिएगा, उसको झेल लीजिएगा, लेकिन सीधे हम जापानीज़ भाषा कर दे तो क्या होगा, आप विरोध करिएगा कि हम इस भाषा में नहीं पढ़ेंगे। तो वही छात्रों ने विरोध किया। वियतनामी छात्रों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर स्कूलों में भेदभाव का विरोध किया और स्टूडेंट्स ऑफ द एनन जैसी पत्रिकाएं निकाली। तो विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया। वहाँ पे भेदभाव भी होता था। यूरोप वाले यानी फ्रांस के बच्चे अलग होकर के पढ़ेंगे, वियतनामी बच्चे जो वहाँ के स्थानीय बच्चे थे वो अलग पढ़ेंगे, उनके साथ भेदभाव होता था, अलग बैठना है। तो इस तरह से जो है इसका विरोध किया छात्रों ने। और स्टूडेंट ऑफ द एनन नाम की पत्रिकाएं निकाली। पत्रिका उस टाइम में क्यों निकाला जाता था, अपनी भावनाओं को बताने के लिए कि ये अंग्रेज लोग या फ्रेंच वाले लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, तो इस तरह का बात कर रहे हैं, मतलब कि इसके विरोध के लिए वो क्या करते थे, अपने विचार को फैलाते थे कि आप इसका विरोध करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका विरोध करिए। तो पत्रिका के माध्यम से अपने भावनाओं को क्या करते थे, बताते थे। तो कौन सा पत्रिका निकाला गया, तो स्टूडेंट ऑफ द एनन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि औपनिवेश क्या कहते हैं, ये वियतनामी बच्चे जो थे उन्होंने कौन सा, छात्रों ने कौन सा पत्रिका निकाला, तो स्टूडेंट्स ऑफ द एनन। इसके बाद जो है चौथा, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता और आंदोलन। तो वहाँ पर भी इस आर्थिक शोषण, इस भेदभाव, जबरदस्ती दिया जा रहा शिक्षा, अपनी भाषा में दिया जा रहा शिक्षा, अपनी संस्कृति को थोपे जाने के कारण लोग बहुत ही क्या थे, परेशान थे। तो जब परेशान होगा तो परेशान होने के बाद क्या होगा, विद्रोह होगा। लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। जैसे हमारे देश में भी हुआ था, अंग्रेज से परेशान होकर लोगों ने विद्रोह किया था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता हुए और आंदोलन हुए। उसमें से कुछ राष्ट्रवादी नेता का नाम यहाँ पर दिया गया है। पहला था फान बोई चाउ, दूसरा था फान चू त्रिन, इसके बाद हो ची मिन्ह। ये तीन था, मतलब चाइनीज नाम है, देख रहे हैं ना। तो हिंदुस्तान वाला भी प्रभाव था, चीन वाला भी था। तो चीन वाले कुछ कुछ नाम यहाँ पर हैं। पहला है फान बोई चाओ। इन्होंने 1903 में दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम, इन्होंने एक पुस्तक लिखा। कौन सा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम कैसे लॉस किया, कैसे लॉस में जा रहा है या कैसे हारा, तो इसके बारे में इन्होंने जो है किताब में इस नाम से किताब लिखा। और क्या किया, राष्ट्रवाद को जगाया। उसने बताया कि कैसे ये फ्रेंच लोग, ये फ्रांस वाले लोग हमको लूट रहे हैं, कैसे गरीब कर रहे हैं हम लोगों को, हमारे संसाधन ये यहाँ से लूट करके ले जा रहे हैं। तो जब तक जनता को पता नहीं होगा तब तक वो समझेगा कैसे, तभी जा करके विरोध करेगा। तो वो जो है इस किताब के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को जगाया कि आप अपने राष्ट्र के लिए लड़िए, आंदोलन करिए, क्रांतिकारी बनिए, क्रांति करिए। तो इस तरह की भावनाओं को इन्होंने जगाया इस किताब के माध्यम से। आपसे पूछा जाएगा कि फान बोई चाओ जो थे उन्होंने किस किताब को लिखा था, या ये किताब का नाम दे देगा, लिख देगा कि इन्होंने लिखा था, किसने लिखा था, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये किताब लिखा और 1903 में दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। अगला है फान चू त्रिन। इनके ये राजशाही के विरोधी थे और वियतनाम में पश्चिमी लोकतांत्रिक गणराज्य चाहते थे। ये क्या थे, राजशाही के विरोधी थे, यानी राजा के उस टाइम में तो सब खराब हो गए। अभी के टाइम में जो है सब जगह से राजा क्या हो गया, खत्म हो गया। राजा के खिलाफ पूरे दुनिया हो गई और अलग अलग जगह पर राष्ट्रवाद वाला घटना आप देखते हैं कि अभी हिंद चीन में, इससे पहले यूरोप में देखे थे। तो राजशाही के खिलाफ था, तो ये भी राजशाही के विरोधी थे। और वियतनाम में पश्चिमी लोकतांत्रिक गणराज्य क्या करते थे, चाहते थे। वियतनाम में गणराज्य चाहते थे, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी लोगों का तंत्र हो, लोगों का सिस्टम हो, वोट दे लोग, तब जाकर के कोई भी नेता ऊपर में आकर के शासन करे। तो ये चाहते थे। तो इनके बारे में आप समझ गए कि इनसे पूछा जाएगा कि राजशाही के विरोधी कौन थे, तो फान चू त्रिन। आगे है हो ची मिन्ह। इन्होंने 1930 में, ये ज़्यादा फेमस है, ये जो क्रांतिकारी, ये जो राष्ट्रवादी नेता थे, ये ज़्यादा क्या थे, फेमस थे। इन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया, गठन किया। वियतनाम कांग सांग डेंग की स्थापना की। इन्हें वियतनाम की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नायक माना जाता है। ये सबसे फेमस राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया था, तो गठन किया था। ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो हो ची मिन्ह। और कब किया था, तो 1930 ईस्वी में। तो इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है कि धार्मिक आंदोलन। वहाँ पर कुछ धार्मिक आंदोलन भी हुए। हमारे देश में भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे, जो धर्म में कुरीतियाँ थी उसको हटाने के लिए थे। यहाँ पर भी हुए। जैसे कौन सा आंदोलन हुआ, तो हुआ हाओ। यहाँ पर हुआ हाओ करके आंदोलन हुआ था। थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, आपको याद रखना है।
तो देखिए 1939 में शुरू हुआ यह प्रमुख धार्मिक आंदोलन था जिसके संस्थापक हुइन्स फू सो थे। इन्होंने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ जादू टोने और फालतू खर्चों को छोड़कर समाज सुधार और देशभक्ति का संदेश दिया। वहाँ के लोग ज़्यादा अंधविश्वासी थे, ज़्यादा मतलब कि जादू टोना या जो है हवन उवन अगर मतलब इधर उधर की चीज़ें जादू टोना किया करते थे कि हम जादू टोना करेंगे तो ये फ्रांसीसी लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, या इनको क्या हो जाएगा, कोई बुरा बीमारी वाड़ी हो जाएगा या कुछ होगा इस तरह का बुरा होगा इसके साथ और ये भाग जाएंगे। तो क्या करते थे, खूब लोग जादू टोना में खर्च करते थे, जादू टोना करते थे। तो इस चीज़ को जादू टोना को ख़त्म करने के लिए और समाज सुधार के लिए और देशभक्ति जगाने का संदेश इन्होंने धार्मिक आंदोलन हुआ हाओ में दिया इन्होंने। और इसके संस्थापक कौन थे, तो हुइन फू सो, इसके संस्थापक थे हुइन फू सो, जो इस आंदोलन चल रहा था इसके प्रमुख संस्थापक थे। इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता। अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता। उसी टाइम में जब ये आंदोलन हो रहा था, 1930 का समय देख रहे हैं, 1930 के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया और वियतनाम की भी स्वतंत्रता की क्या हो गई, तो मतलब कि उनको जो है लगने लगा कि अब जो है हमारी स्वतंत्रता क्या है, नज़दीक है, विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो 1940 में जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ 1940 में, उसके ऊपर देखिएगा म्यांमार, चीन के बगल में जापान है। अगर आप नक्शा को जानते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर है हिंद चीन मान लीजिए, यहाँ पर है चाइना और चाइना के बगल में जस्ट यहाँ पर क्या है, छोटा सा द्वीप बना करके यहाँ पर जापान है। तो ये जापान वालों ने क्या कर लिया, तो ये हिंद चीन पर क्या कर लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा कर लिया। यहाँ पर ये जापान वाले ये हिंद चीन में आकर के इन पर कब्जा कर लिया। तब वियतनामों को फ्रांस और जापान दोनों से लड़ना पड़ा। तो पहले से तो यहाँ पर फ्रांस था ही, पहले से यहाँ पर फ्रांस था, यहाँ पर अपना जो है प्रभुत्व जमाया हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान जापान वाला भी आकर के इस जगह पर क्या कर लिया, तो कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने से हुआ क्या, अब यहाँ के स्थानीय लोगों को दोनों जापान और फ्रांस दोनों से क्या करना पड़ा, तो लड़ना पड़ा। जापान और फ्रांस दोनों से लड़ना पड़ा। इसमें वियत मिन्ह, हो ची मिन्ह ने लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम बनाई। ये जो है वियत मिन्ह, उसको ना जाना जाता है शॉर्ट नाम से, वियत मिन्ह इसी को जाना जाता है, किसको, तो लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। वियतनाम के इंडिपेंडेंस के लिए लीग बनाया उन्होंने, संगठन बनाया, उसको नाम दिया लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। किन्होंने बनाया, तो हो ची मिन्ह ने। एक और बनाया था, कौन सा बनाया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी वाला बनाया था, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी हो ची मिन्ह ने ही बनाया था। और इसके बाद जो है आपको लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, इसे भी हो ची मिन्ह ने। तो हो ची मिन्ह के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आगे है 2 सितंबर 1945 को वियतनाम ने खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 2 सितंबर 1945 को वियतनाम जो है ये दोनों से, जापान से, फ्रांस से लड़ते हुए उन्होंने क्या कर दिया, 2 सितंबर 1945 को वियतनाम ने खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो इस तरह से जो है ये इन पर कब्जा किया गया फ्रांस के द्वारा। ये इस तरह के राष्ट्रवादी नेता इनके पास आए इनको स्वतंत्र करवाने के लिए। ये धार्मिक आंदोलन चला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये वियतनाम क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जिनेवा समझौता और वियतनाम का विभाजन। फिर क्या हुआ, वियतनाम ये जो हिंद चीन वाला क्षेत्र था जिसे वियतनाम के नाम से जाना जाने लगा, ये वियतनाम वाला फिर से इसका विभाजन हो गया अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टुकड़ा में। जैसे भारत का विभाजन हुआ, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत का क्या हुआ, विभाजन हो गया, पाकिस्तान बने, पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना, इसके बाद जो है भारत बना। तो वही जो है जो अभी पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये 1947 से पहले एक ही थे। जब देश जो है आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में बट गया। उसी तरह से जो है ये वियतनाम भी अलग अलग टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। जैसे लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये 3 टुकड़ा में बट गया। तो ये कैसे बटा, तो जिनेवा समझौता के द्वारा। जैसे देखिए फ्रांस की हार जो है दिए बियन फू के युद्ध में कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में देकर के लिख दिया गया है कि फ्रांस की हार हुई किस में, तो दियन बियन फू के युद्ध में। फ्रांस की हार दियन बियन फू के युद्ध में हो गई, तभी जाकर के 2 सितंबर 1945 को इसने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि फ्रांस जो था वो हार गया था।
कब किस युद्ध में हारा था? तो दिएन फिएन फू के युद्ध में। तो हारने के बाद 1954 में जिनेवा समझौता हुआ। 1954 में जाकर के क्या हुआ? तो जिनेवा समझौता हुआ। वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया। एक बना उत्तरी वियतनाम, जैसे हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार बनी वहाँ पर। और एक दक्षिणी वियतनाम जहाँ पर बाओ दाई या अमेरिकी प्रभाव वाली सरकार बनी, अमेरिका का प्रभाव वाला सरकार बना। यानी एक बना उत्तरी वियतनाम, एक बना दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका सरकार बना, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई यानी अमेरिकी प्रभाव वाला क्या बना? सरकार बना। तो ये दो भाग देख लिए आप। तो अगला जो है अमेरिका का हस्तक्षेप और वियतनाम युद्ध। तो ये जो अमेरिकी प्रभाव वाला सरकार बना, इसके कारण जो है इसके हस्तक्षेप से यहाँ के भी जनता परेशान हो गए और अमेरिकी के साथ क्या हुआ? यहाँ पर युद्ध हुआ। तो अमेरिका वियतनाम में साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। हमने आपको बताया था कि साम्यवाद, अमेरिका जो है पूंजीवादी है, मतलब वो कहता है कि जो कमाएगा वही खाएगा, जो नहीं कमाएगा वो भूखे मरेगा। लेकिन साम्यवाद सो नहीं कहता है, साम्यवाद कहता है कि सब बराबर रहेगा, जो ज़्यादा कमाएगा और जो कम कमाएगा सबको क्या किया जाएगा? जो इंजीनियर है जो मजदूर है सबका क्या होगा? पैसे के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सब क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो उसको कहते हैं साम्यवाद, समानता रहेगी सब में। और पूंजीवाद सो नहीं कहता है, तो अमेरिका पूंजीवादी पक्ष में है, तो उसने क्या चाहा? तो साम्यवाद के प्रसार को क्या करना चाहा? रोकना चाहा अमेरिका। तो वियतनाम जो है, वियतनाम में साम्यवाद लाना चाह रहा था लोग, तो वियतनाम साम्यवाद जो लाना चाह रहा था उसको रोकने के लिए अमेरिका चाहता था। हो ची मिन्ह मार्ग, अब देखिए एक हो ची मिन्ह मार्ग था, यह उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला रसद और सैनिकों का मुख्य रास्ता था, जिसे अमेरिका ने बार बार बमबारी करके नष्ट करने की कोशिश की थी। तो ये जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि एक था हो ची मिन्ह मार्ग था जो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता था, और उसी से सेना का खाना पीना और जो अमेरिका युद्ध चल रहा था उसी से होता था। तो अमेरिका, वो जंगल का रास्ता था, तो जंगल में अमेरिकी लड़ नहीं पाते थे, वो हार जाते थे, मारे जाते थे। तो ऊपर से बम भी बरसाते थे कि बम के कारण ये रास्ता खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो उस रास्ते को क्या करना चाहता था? नष्ट करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन नष्ट हुआ नहीं। ये भूल भुलैया टाइप का है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। आगे देखिए, एजेंट ऑरेंज और नापाम, अमेरिकी ने वियतनाम के जंगलों और गांवों को नष्ट करने के लिए इन खतरनाक रसायन और बमों का क्या किया? तो उपयोग किया। खतरनाक रसायन का मतलब कुछ ऐसे रसायन या वायरस फैला दिया जाता है जिसके कारण क्या हो जाते हैं? लोग मारे जाते हैं। तो रसायन और खतरनाक बमों का क्या किया? तो इस्तेमाल किया। अगला है वियतनाम का एकीकरण। तो अमेरिकी युद्ध हुआ इस तरह से। अमेरिका के साथ युद्ध क्यों हुआ? तो अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद का जो विचारधारा है वो ना हो, पूंजीवाद वहाँ पर आए। तो पूंजीवाद को लाने के लिए और साम्यवाद को हटाने के लिए वियतनाम से क्या हो गया? उसके साथ लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, और इसके बाद क्या हुआ? वियतनाम का एकीकरण हुआ। लंबे संघर्ष और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहाँ से अमेरिकी सेना जो है हार करके, समझिए उसे कुछ हाथ नहीं लगा और वापस वो कर लिया अपने आप को, जैसे अफगानिस्तान में अभी वापस किया था उसी तरह से वहाँ से अमेरिकी सेना जो है वापस हो गई। और 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गए, और 1976 में आधिकारिक तौर पर वियतनाम में समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो इस तरह से जो है फिर से वियतनाम जो टूटा था दो भाग में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, वो जुड़ करके एक हो गए। कब जुड़े? तो 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को। और 1976 में वहाँ पर क्या हो गया? आधिकारिक रूप से जो है वियतनाम में समाजवादी गणराज्य, समाजवाद जो है वहाँ पर, जो समाजवाद यानी साम्यवाद का ही रूप है समाजवाद। हमने आपको बताया था साम्यवाद थोड़ा कठोर है, क्रांति की बातें करता है, समाजवाद थोड़ा सा नरम है। तो समाजवाद आया था। दोनों में बात वही है कि समानता है, लोगों को भी ध्यान देने हैं, लोगों पे समाज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो जो है उसकी स्थापना हुई। तो इस तरह से जो है वियतनाम का एकीकरण हुआ। चैप्टर लगभग में आपका खत्म हो गया। एक है कलोन। कलोन किसको कहते थे? तो वियतनाम में जो रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे उसी को क्या कहते थे? कलोन कहते थे। जैसे यहाँ पर अंग्रेज जो रहते थे, जो यहाँ पर बस गए थे, तो उसको हम लोग अंग्रेज बोलते थे। उसी तरह से वहाँ के लोग फ्रांस के नागरिक को वियतनाम में कलोन कहा जाता है। तो ये एक शब्द था जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर जो है हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवाद आया, क्यों आया, तो आपने समझा कि क्यों आया। फ्रांस क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद शोषण कर रहा था, अपना शिक्षा, अपना संस्कृति थोपना चाह रहा था उस पर। तो इसके लिए क्या किया? उसको हटाने के लिए, उस गुलामी से निकलने के लिए यहाँ पर भी राष्ट्रवाद हुआ।
और लड़ाइयाँ हुई, राष्ट्रवादी लोग जो हैं यहाँ पर लड़ाइयाँ किए, क्रांति किए, आंदोलन किए, और जो है वियतनाम जो है गुलामी से बाहर निकला और उसका एकीकरण हुआ। तो इस तरह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये तीसरा चैप्टर था आपका। तो देखिए इतने समय में जो है ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, और सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपसे डेट्स पूछे जाएंगे या कुछ भी हो ची मिन्ह के बारे में पूछा जाएगा या जो भी पूछा जाएगा आप बताने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट समय में एकदम इफेक्टिव पढ़ाई हुआ, ये आपका एक चैप्टर क्लियर हो गया। अब इसी में हम अगर 200 ऑब्जेक्टिव ले लेते इसका बना करके 200 ऑब्जेक्टिव, और 3-4 घंटा आपका खा जाते, तो क्या होता, आप 3-4 घंटा तक खपे रहते, जिसमें आप 4 चैप्टर पढ़ सकते थे, उतने में आपका एक चैप्टर होता। तो ये जो है आपका इफेक्टिव है। तो इस तरह से अभी आप पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको लिखिए। हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एग्जाम में आपको लिखना है। यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के या मटेरियल डीपीपी जमा करने से आपका एग्जाम अच्छे से नहीं जाने वाला है, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा लिखने पर भी ध्यान दीजिए, इतना ही लिखना है आपको, इसको लिखिए और बार बार रिवाइज करिए, तो दोनों काम होगा। तो एग्जाम में आपको लिखने का प्रैक्टिस बना रहेगा और अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, आपको वीडियोज़ ऐसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।